हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारा आप लोगों का सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल सिविल सर्विसेज जेनेसिस में। और जैसे कि हमारे रिवीजन सीरीज़ चल रही है जिसमें हम एमसीक्यूज़ के थ्रू रिवीजन कर रहे हैं। तो आज हमारी ये उसी सीरीज़ में पॉलिटी की 5th क्लास है, जहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि मोर देन 470 आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, बट सारे आर्टिकल्स उतने ज़रूरी नहीं हैं जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, जो कि बार बार एग्ज़ाम में कुछ आर्टिकल्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो आज हम लोग उसी चीज़ पे फोकस करेंगे कि वो कौन से आर्टिकल्स हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, और ऐसे आर्टिकल्स जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो हम लोग ज़्यादा टाइम और इस तरीके से एक एक आर्टिकल डिस्कस करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए हम इसमें कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन के थ्रू जैसे आर्टिकल्स आएंगे उससे रिलेटेड हम आर्टिकल डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि अब आर्टिकल 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, इससे रिलेटेड फिर आर्टिकल उधर आपका हुआ 5, 14, 15 जो फंडामेंटल राइट के पार्ट हैं। फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 19 हुआ, आर्टिकल 21 हुआ, 25 हुआ, ये सब बार बार पूछे जाते हैं। आर्टिकल 32 हुआ, ये आर्टिकल्स बार बार पूछे जाते हैं। इसी तरीके से डीपीएसपी के कुछ आर्टिकल हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो उन आर्टिकल्स में हम डिस्कस करेंगे। इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस हैं जो कि आर्टिकल्स हैं। फिर ऊपर से प्राइम मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चाहे प्रेसिडेंट के इलेक्शन से हो, चाहे रिमूवल ऑफ स्पीकर से, मतलब जितने भी आर्टिकल्स इस तरीके के हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और जिनके चांसेस हाई हैं कि पूछे जा सकते हैं, तो उन आर्टिकल्स पे हम लोग फोकस करेंगे और देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, और क्वेश्चन के थ्रू हम लोग डिस्कस करते चलेंगे आर्टिकल्स। और लास्ट में जो आर्टिकल्स कुछ ऐसे बच जाएंगे उन्हें भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो चलते हैं, हम आगे देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पहला देखिए, पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है, आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड स्टेट्स। तो इसमें अगर हम लोग को पता होगा कि कुछ स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाए गए हैं, वो स्पेशल प्रोविज़न हमारे क्यों बनाए गए हैं ये आप लोग को पता है। क्यों बनाए गए हैं? ताकि इनकी जो स्पेशल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारा फेडरलिज्म इस तरीके की एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म है जो कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेट्स के कंसर्न्स को सेटिस्फाई करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न देती है। जैसे आर्टिकल 371, तो 370I जो कि पार्ट है, मतलब पार्ट 21 में, जैसे पार्ट हम लोग पिछले बार में डिस्कस कर रहे थे। तो आर्टिकल 371 से लेके 371I तक ये जो है स्पेशल प्रोविज़न फॉर सम स्टेट्स हैं, स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट। अब वो कौन कौन से स्टेट हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें 371, तो 370, और ये पार्ट कौन सा है? पार्ट 21st है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, जैसे इसमें 12 स्टेट है, टोटल 12 स्टेट है, 12 स्टेट्स हैं। ये भी हम लोग ये नोट कर लेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हुआ, सिक्किम हुआ, अरुणाचल प्रदेश, मतलब जो आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनको आपका पता है कि वहाँ पे ट्राइबल्स रहते हैं, और ट्राइबल जहाँ रहते हैं उन्हें इंपॉर्टेंट मतलब प्रोटेक्शन चाहिए होती है। उसी तरीके से कुछ रिक्वायरमेंट हमारे यहाँ की हैं, महाराष्ट्र की हैं, गुजरात की हैं, जो कि ड्रॉट रीजन्स हैं उनके की कुछ रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए। उसी तरीके से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तो वो कुछ स्पेशल प्रोविज़न बनाए गए हैं। जैसे कि अगर हम देखते हैं इसमें, तो क्योंकि ये आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम लोग आर्टिकल पे ही फोकस करेंगे, और इस पूरे लेक्चर में हम लोग यही आर्टिकल्स पे ही वो करेंगे। जैसे क्या है, पहले हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें 371 है नागालैंड, ये सही है। 371B असम, ये सही है। 371C ये है मेघालय का नहीं, मणिपुर का। तो ये हुआ जो हमारा आंसर क्या है, नॉट करेक्टली मैच पूछा था, तो आंसर हमारा इसका सी है जो कि गलत मिला हुआ। 371D आंध्र प्रदेश है। तो हम लोग देखते हैं कि ए से लेके आई तक कि जी तक या आई तक मतलब क्या, कौन कौन से स्टेट्स हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 371 में, जो कि 371 जो है ये किससे रिलेटेड है भाई साहब? महाराष्ट्र और गुजरात से रिलेटेड है। ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद ये आता है A371, ABCDEFGHI, ये हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो है 371, ये 371A, 371 सब में जुड़ा हुआ है, ABCDEFGH इस तरीके से, मतलब आप लोग याद कर लीजिएगा। ए हमारा है नागालैंड, 371 है नागालैंड से रिलेटेड। 371B क्या है? असम से है।
असम से रिलेटेड है। सी मणिपुर है। डी हमारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से रिलेटेड है, आंध्र प्लस तेलंगाना, तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे, आंध्र और तेलंगाना। ई हमारा किससे रिलेटेड है, ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी इस्टेब्लिशमेंट के लिए आंध्र प्रदेश में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिशमेंट के लिए है आंध्रा में। फिर उसी तरीके से एफ है, वो सिक्किम से रिलेटेड है, एफ सिक्किम से रिलेटेड है। फिर जी हुआ आपका मिजोरम, जी मिजोरम है। फिर एच हुआ अरुणाचल है। और आई हुआ आपका गोवा, और 371 जे इसके अलावा है जो कि कर्नाटका से रिलेटेड है। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि भैया अब उसी तरीके से देखते हैं ना ऑप्शन में क्या क्या था। ऑप्शन में था 371 ए, आर्टिकल 371 ए, तो ये नागालैंड से। बी असम से। सी हमारा क्या था, मणिपुर, लेकिन सी क्या यहाँ पे दिया हुआ है, मेघालय। भाई मेघालय से रिलेटेड तो कोई प्रोविज़न ही नहीं था, तो हम इसको ध्यान में रखेंगे कि 371 सी इज़ मणिपुर एंड 371 डी इज़ आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, वो किसी का भी पूछ सकता है कि 371 डी के थ्रू किसके थ्रू है, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और 371 डी और ई में हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि ई में सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है आंध्र प्रदेश की, वो इस्टेब्लिश करने के लिए हमारे 371 ई दिया गया था। इसी तरीके एफ सिक्किम है, जी मिजोरम, एच अरुणाचल, आई गोवा और जे कर्नाटका। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज़ बीन गिवन टू पंचायत अंडर आर्टिकल। तो ऐसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो पंचायत, अच्छा पहली चीज़ तो ये रिकॉल करेंगे कि ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इस्टेब्लिश किया गया था। कौन सी ईयर में, 1992। इसने ऐड क्या किया था, पार्ट 9 शेड्यूल कौन सा था, 11 था। ये चीज़ हम लोगों ने ध्यान में रख लिया। अब कौन से आर्टिकल इससे जुड़े थे, तो कहाँ से, जो पंचायत में है, पंचायत का जो आर्टिकल है वो 243 से 243 ओ तक है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे, ये ओ तक है। तो भाई देखते हैं ऑप्शन, द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज बीन गिवन टू पंचायत अंडर आर्टिकल 243। अब हम देखते हैं ये इसमें आर्टिकल 226 जो है, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, जो कि रिट, जो हाई कोर्ट की रिट पावर जो होती है उससे रिलेटेड है। तो ये हम लोग इसको ध्यान रखेंगे, रिट पावर ऑफ हाई कोर्ट। तो ये चीज़ आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं जैसे पंचायत की बात हो गई, तो पंचायत की बात ये भाई म्यूनिसिपैलिटी का भी पूछ सकता है। तो म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड कौन से आर्टिकल हैं, इसमें हुआ 243, जैसे ओ तक तो ये है, फिर 243 से 243 जी तक आपका म्यूनिसिपैलिटी है। फिर इसी तरीके से कोऑपरेटिव का आता है, कोऑपरेटिव और म्यूनिसिपैलिटी किससे ऐड हुआ था, ये याद रखिएगा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। पार्ट कौन था, पार्ट 9 थे। शेड्यूल कौन सा था, 12 था। कोऑपरेटिव 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। इसमें कौन से आर्टिकल थे, 243 ZH से लेकर 243 ZT तक, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ठीक है, पंचायत से रिलेटेड हमारा कौन सा होगा, 243 और 243 से 243 ओ तक। फिर म्यूनिसिपैलिटी का 243P से 243 ZG तक। कोऑपरेटिव का 243 ZH से 243 ZT तक। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें है कि स्पेशल प्रोविज़न रिगार्डिंग फाइनेंशियल बिल इज़ गिवन अंडर। तो इसमें आप लोग को पता है कि उस फाइनेंशियल बिल हुआ, मनी बिल हुआ, और इस सबसे रिलेटेड के किधर आर्टिकल रहते थे, आर्टिकल 117 जो है 117, ये है आपका फाइनेंशियल बिल से रिलेटेड है ये प्रोविज़न। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि जैसे इसमें मनी बिल पूछ सकता है, तो मनी बिल का, फाइनेंशियल बिल का तो आपको पता होगा, मनी बिल का आर्टिकल 110 है। अच्छा, इस बार यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि जो स्पेशल जो प्रोसीजर है, आर्टिकल 110 तो ये डिफाइन करता है कि मनी बिल है कौन, और मनी बिल वो कौन सी बिल होती हैं। तो मनी बिल जो होती है, इसमें आर्टिकल 110 में जो है ये डिफाइन करता है, 110 आर्टिकल 110 ये डिफाइन करता है कि मनी बिल है क्या। तो इसके अकॉर्डिंग आर्टिकल 110 के अकॉर्डिंग ये क्या करता है कि बताता है कि जो वो सारे बिल जिसमें जो आर्टिकल 110 में, आर्टिकल 110 में जो भी सब्जेक्ट मेंशन है, जो प्रोविज़न मेंशन है, अगर वो प्रोविज़न या वो सब्जेक्ट अगर कवर करता है तो वो होंगे हमारे मनी बिल। तो जैसे कि उसमें है कि इम्पोजिशन या एबोलिशन, रेमिशन और अल्टरेशन ऑफ एनी टैक्स होगा। इसी तरीके से कस्टडी और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, या हम लोग कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी कर रहे हैं तो उससे
ये सब जो प्रोविज़न है ये आर्टिकल 10, लेकिन इससे रिलेटेड प्रोसीजर की बात होती है जब, कि स्पेशल प्रोसीजर टू पास द मनी बिल की किस तरीके से, मतलब जो स्पेशल प्रोविज़न है मनी बिल से, प्रोसीजर है मनी बिल से रिलेटेड, ये मेंशन है भाई साहब हमारे आर्टिकल 9 में। क्योंकि और इसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जो भी मनी बिल है वो काउंसिल ऑफ स्टेट में नहीं, मतलब राज्यसभा में नहीं इंट्रोड्यूस कराई जा सकती, ये केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस कराई सकती। तो ये हमेशा याद रखेंगे कि 109 क्या है, स्पेशल प्रोसीजर रिगार्डिंग मनी बिल, रिलेटेड टू द मनी बिल। 110 क्या है, ये डिफाइन करता है कि व्हाट इज़ मनी बिल। तो मनी बिल से रिलेटेड 109 110 है। अब इसमें देखते हैं क्या इसमें जो इस ऑप्शन में इम्पोर्टेंट है वो आर्टिकल 123 है। तो 123 क्या करता है, ये पावर देता है प्रेसिडेंट को। आर्टिकल 123 है, ये देता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट पावर टू इशू, ये ध्यान रखेंगे, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है ये, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। आर्टिकल 123 क्या किससे रिलेटेड है, और प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। अच्छा, आप लोग को ये पता होगा कि ऑर्डिनेंस क्या होता है, ऑर्डिनेंस कब जारी किया जाता है, कब प्रेसिडेंट द्वारा पास किया जाता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और ख़ास बात यह है कि हमेशा ये ध्यान रखें कि जो ऑर्डिनेंस है कॉन्स्टिट्यूशन रिसेस के टाइम पे, पार्लियामेंट जब रिसेस में, और रिसेस का मतलब क्या है कि जब दोनों हाउस, जो पार्लियामेंट के दो हाउस हैं, तो दोनों हाउस में कोई एक हाउस या दोनों हाउस ही सेशन में ना हो, क्योंकि कोई भी बिल पास करने के लिए हमें चाहिए दोनों हाउस का सेटिंग, जहाँ पे डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, डेलिब्रेशन होगा और उसके बाद पास होगा। अगर उसमें से कोई भी हाउस नहीं है और एक ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पे हमें लॉ और एक्ट की ज़रूरत है ही पास करनी है, तो उस टाइम ये प्रेसिडेंट को स्पेशल पावर दी गई है, जहाँ पे प्रेसिडेंट इसको वो कर सकें, ऑर्डिनेंस जारी करके कर। इसी तरीके से है अब जो गवर्नर को दी गई है आर्टिकल 213, तो ये गवर्नर की है, ये गवर्नर की पावर है, जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है ये आर्टिकल 213 में है। और आर्टिकल 123 में क्या है, ये प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। तो ये हमेशा हम लोग ध्यान रखेंगे। उसी तरीके से ये भी हम लोग, तो मनी बिल का हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें एक चीज़ आती है 109 110 हो गया, 117 हो गया, फाइनेंशियल बिल से रिलेटेड 117। उसी तरीके से 112 जो आर्टिकल आता है ये रिलेटेड है हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसको पता है इसको क्या कहते हैं, ये हमारा है, इसको बजट कहते हैं। तो बजट का जब भी बात है तो आर्टिकल 112 है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। बजट से रिलेटेड, बजट को क्या टर्म दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम लोग बजट कहते हैं। ये चीज़ होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि विच वन ऑफ द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर ऑल इंडिया सर्विस। तो ऑल इंडिया सर्विस से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 312। और ऑल इंडिया सर्विस में कौन सी सर्विस आती हैं, IAS हुआ, IPS हुआ, ठीक है, ये जो है आपके ऑल इंडिया सर्विस में आते हैं। इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 312। अब इसके पास हम लोग इसके आसपास कोई आर्टिकल देखते हैं कौन सा, तो इसमें सबसे वो जो देखते हैं कि आर्टिकल 300A किससे से रिलेटेड है, आप लोग को याद होगा, राइट टू प्रॉपर्टी से, राइट टू प्रॉपर्टी से। उसी तरीके से 315 किससे है, पब्लिक सर्विस कमीशन। ये प्रोविज़न करता है पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड है, जो कि यूनियन और स्टेट को पब्लिक सर्विस कमीशन देने की बात करता है। उसी तरीके से आगे हम बढ़ते हैं, आर्टिकल 324 है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 300 के आसपास जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो देख रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आर्टिकल 330, तो ये 330 बात करता है कि जो भी लोकसभा में जो रिजर्वेशन है ना SC ST की, ये उन्हें रिजर्वेशन फॉर SC ST उनकी बात करता है आर्टिकल 330। अब आगे अगर हम पढ़ते हैं तो उसी तरीके से अब आ गया आर्टिकल 352 जो कि नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है। अच्छा, नेशनल इमरजेंसी को कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्पेशल टर्म दी गई, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। यहाँ पे प्रोक्लेमेशन यूज़ किया गया, ना कि नेशनल इमरजेंसी यूज़ की गई। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों ने देखी, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए इसके थ्रू।
अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ प्रॉपरली मैच्ड। अब इसमें प्रॉपरली मैच्ड हम लोग को खोजना है, मतलब कि 3 ऑप्शन गलत होंगे, एक सही होगा, तो वो हम लोग देखते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कौन सा आर्टिकल है, आप लोग को याद होगा, तो ये आर्टिकल हमारा आता है 124, तो 318 तो है नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल से है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारा इसी आर्टिकल से है, ठीक है। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सही हुआ, इसके अलावा सारे गलत। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कौन से आर्टिकल के थ्रू आया है, तो ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की है, तो आर्टिकल 315 के थ्रू आया है। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल सबसे फेमस हम लोग को पता ही होगा, आर्टिकल 76 के थ्रू आया है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे अब ये चीज़ है आर्टिकल 351 इसमें दिया हुआ, तो आर्टिकल 351 किससे रिलेटेड है भाई, आर्टिकल 351 हमारा रिलेटेड है, ये देता है कि डेवलपमेंट फॉर हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट से रिलेटेड ये चीज़ हमें बताता है, ये आर्टिकल 351 हुआ। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि आर्टिकल 332 क्या है, 332 आया था, आर्टिकल 332 हमारा है कि जो रिजर्वेशन है SC/ST के लिए, SC और ST के लिए कहाँ पे, एक तो हमारा जो आर्टिकल था अभी जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ये वाला आर्टिकल, जैसे 330 हमारा था किसमें, जो SC/ST की सीट को हम लोग रिज़र्व करते हैं कि कितनी सीट रिज़र्व होगी, कहाँ पे होगी, तो वो क्या है, जैसे लोकसभा में कितनी सीट SC/ST के लिए रिज़र्व होगी, कौन कौन सी सीट होगी, वो हम लोग आर्टिकल 330 के थ्रू डिसाइड करते हैं। लेकिन जब वही बात होती है स्टेट लेवल पे कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वो हमारी होती है आर्टिकल 332 के अकॉर्डिंग, 332 के अकॉर्डिंग। तो हमारा 332 क्या है, 332 आर्टिकल है रिजर्वेशन ऑफ SC/ST, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC/ST इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो हम लोग ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल 330 यानी कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC/ST इन लोकसभा, एंड आर्टिकल 332 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC/ST इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसी तरीके से हम आगे जब बढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं, जैसे 315 हमने देख लिया, 315 किससे रिलेटेड है, UPSC से रिलेटेड है। अब इसके अलावा इसके आसपास के आर्टिकल्स हैं, सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए 323A और 323B, तो इसमें आता है ये 323 और ये किससे रिलेटेड, ट्राइब्यूनल से रिलेटेड है, ट्राइब्यूनल्स। और इसमें 323A जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की बात करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की बात करता है, और जो 323B है ये ट्राइब्यूनल्स फॉर अदर मैटर है, ट्राइब्यूनल्स फॉर अदर मैटर। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे कि कौन सा आर्टिकल 323 है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और 323 है ट्राइब्यूनल फॉर अदर मैटर। तो हमेशा ये क्वेश्चन कई बार आए हुए एग्जाम में। और ये ट्राइब्यूनल किससे जोड़ा गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि हुआ था 1976 में। तो ट्राइब्यूनल से रिलेटेड प्रोविजन ये हमने देख लिया। और कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस कर लिए, 330, 315, 351। 351 किससे रिलेटेड है कि 351 रिलेटेड है डायरेक्टिव देता है जो कि डेवलपमेंट फॉर हिंदी लैंग्वेज। उसके बाद 351 के बाद आता है 352। 352 किससे रिलेटेड है, नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी को कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड पूछ रहा है। नॉट करेक्टली मैच मतलब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 3 ऑप्शन सही होंगे, एक ऑप्शन हमारा गलत होगा, वो ऑप्शन हम लोग देखते हैं। अब रही बात, देखते हैं क्वेश्चन क्या है, आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात करता है। तो भाई ये तो सही है, तो आर्टिकल 39A तो फ्री लीगल एड के लिए ही है, ये हमारा सही है। आर्टिकल 40 हुआ विलेज पंचायत, आर्टिकल 40 हमारा विलेज पंचायत से रिलेटेड है। आर्टिकल 41 क्या है, राइट टू वर्क, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, राइट टू वर्क का है। राइट टू वर्क आते ही ये मत सोचिएगा कि फंडामेंटल राइट टू वर्क इज ए DPSP, ये अभी लागू नहीं किया जा सका है। और राइट टू वर्क मतलब अगर कहीं अगर इम्प्लीमेंट हुआ है तो वो हुआ है मनरेगा एक्ट के थ्रू, जहाँ पे लीगल गारंटी दी जाती है कि आपको मतलब ये वर्क दिया ही जाएगा। अगर वर्क नहीं मिलता है उस स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में, तो वो क्या होता है, उसमें हम मतलब गवर्नमेंट कंपनसेट करती है उसे पेमेंट करके। आर्टिकल 44 UCC है, ये तो सभी लोगों को पता है। आर्टिकल 48 किससे रिलेटेड है, अब 3 जो ये सही हो गया, अब इसमें पूछा था नॉट करेक्टली, तो 3 तो सही हो गए, मतलब 4th हमारा गलत है। और आर्टिकल 48 किससे है,
आर्टिकल 48 भाई हमारा रिलेटेड है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री से हम लोग याद रखेंगे आर्टिकल 48। अब रही बात सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, तो ये चीज़ हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल 50 के कई बार क्वेश्चन आ चुका है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ये आर्टिकल 50 का पार्ट है। उसी तरीके से एक और आर्टिकल इसके आसपास फेमस है, आर्टिकल 51 में क्या गया, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। उसी तरीके से आर्टिकल 51A है। 51A में आता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि किससे जोड़ा गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब का हुआ था 1976 में। तो ये चीज़ें हम लोगों ने ध्यान रखा है कि 39A क्या है, फ्री लीगल एड से रिलेटेड, आर्टिकल 40 विलेज पंचायत, आर्टिकल 44 UCC से, आर्टिकल 48 है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, आर्टिकल 41 हुआ राइट टू वर्क, आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, और आर्टिकल 51 हुआ प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, 51A हुआ हमारा फंडामेंटल ड्यूटी। तो ये चीज़ें हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसी बीच में एक आता है आर्टिकल 49 जो कि बीच में रह गया था, तो इसको हम लोग देखते हैं। आर्टिकल 49 किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 49 है मॉन्यूमेंट और प्लेस जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के है ना, जो कि उनके प्रोटेक्शन से रिलेटेड। तो प्रोटेक्शन ऑफ, ये किससे रिलेटेड है, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रखें। लेकिन जो खास करके क्वेश्चन होता है आर्टिकल 51, 51A, 41, 48 से पूछा, जैसे एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है, सेपरेशन ऑफ, तो ये सब क्वेश्चन, तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। इन्हें एक तरीके से बार बार पढ़ते ही मतलब याद किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आप क्वेश्चन जितना करेंगे उतना बेहतर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से मैच करना है, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को हम लोग को मैच करना है और देखना है कि क्या। तो फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत अभी हम लोगों ने देखा आर्टिकल 40 है, यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लोगों ने देखा आर्टिकल 44 है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री आर्टिकल 48, ये चीज़ अभी जस्ट हम लोगों ने क्वेश्चन की। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 50 है। तो आर्टिकल 44 हुआ, बी का 1 हो गया। फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40 है, बट आर्टिकल, अच्छा एक ऑप्शन और था, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये किस में था, आर्टिकल 51 में, तो इसका हो गया हमारा फोर्थ ऑप्शन। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इसका हो गया 5th, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री इसका हो गया 2, एंड फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत ये इसमें ऑप्शन में है ही नहीं। तो ये चीज़ तो हमारी वो हो गई। तो लेकिन देखते हैं ABCDE, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 1 2 5 4 1 2 5 4 ऑप्शन गलत है इसमें। तो हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि इसमें ऑप्शन गलत है। खैर ये चीज़ हम लोग ध्यान रखना, आर्टिकल मेन रहेगा, ऑप्शन तो बात की बात है, पहले पता होना जरूरी है कि क्या चीज़ है। तो इसमें हमारा विलेज पंचायत हुआ आर्टिकल 40, तो आर्टिकल 44 हमारा किससे रिलेटेड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड से, UCC से। आर्टिकल 48 एनिमल हस्बेंड्री, आर्टिकल 50 किससे है, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। आर्टिकल 51 इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से है। आर्टिकल 50, तो ये आर्टिकल 50 की जगह हम लोग कहीं मतलब उसमें हमको लग रहा है कि आर्टिकल ये शायद मिस हो गया है, तो ये आर्टिकल 40 होगा। ये आर्टिकल 40 कौन सा था, हमारा विलेज पंचायत के कॉन्स्टिट्यूशन से था। तो ठीक है, इसमें हम लोग ये देख लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अच्छा इसका आंसर हमारा जैसे दिया है कि नन ऑफ देम मोर देन एवर, तो ये तो हमारा एक ऑप्शन तो गलत ही था, तो इसमें ये ई मान सकते हैं हमारा आंसर। ठीक है, तो हम लोगों ने कौन कौन सा आर्टिकल लगभग इसमें देख लिया है। तो इसमें अगर बीच में एक फिर से आर्टिकल वो रह जाता है, तो वो आर्टिकल हम लोग अगर याद करना चाहें कि आर्टिकल 49 कौन सा है। आर्टिकल 49 हमारा क्या था, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। तो हम लोगों ने कहाँ से देखा, आर्टिकल 39A था हमारा फ्री लीगल एड, 39A फ्री लीगल एड। आर्टिकल 40 विलेज पंचायत, 41 राइट टू वर्क, 43
43 हमारा अभी रह गया था, तो इसको यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ये लिविंग वेज से रिलेटेड है। कभी कभार वो क्वेश्चन पूछता है लिविंग वेज, तो DPSP जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें एक्सटेंसिवली हम लोग कीवर्ड्स पे भी हम लोग ध्यान देंगे। तो अभी फिलहाल इसका ये हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल 43 किससे रिलेटेड है, लिविंग वेज से, वो भी किसके लिए, फॉर वर्कर्स। ठीक है, आर्टिकल 44 UCC से है। आर्टिकल 45 की अगर बात करें तो अर्ली चाइल्डहुड केयर से है, अर्ली चाइल्डहुड केयर और इनके अर्ली फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन से, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन से। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। तो कुछ आर्टिकल्स हम लोग ऐसे ही कवर करते हुए चलेंगे, जो आसपास के जो भी आर्टिकल्स पूछे रहेंगे उसके आसपास के आर्टिकल्स भी अगर हम देखते जाएँ कि कौन सी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, तो भी हमारे काफ़ी हद तक आर्टिकल्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका कि आर्टिकल इसमें भी मैच कराना है, मैच कराना। आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 आप लोगों को पता है कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। आर्टिकल 67 हुआ किससे भाई, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से। आर्टिकल 94 हुआ हमारा कौन सा, रिमूवल ऑफ स्पीकर है। आर्टिकल 94 हमारा रिमूवल ऑफ स्पीकर है, ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, और आर्टिकल 90 हमारा है रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो ये तो पता ही होगा कि वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट ही हमारे चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। तो ये किसके थ्रू होते हैं, रिमूव किए जाते हैं, आर्टिकल 67B के थ्रू। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। अब इसके आसपास का हम लोग आर्टिकल अगर देखते हैं तो जैसे 61 का तो हम लोग को पता चल गया कौन सा है कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का है। उसी तरीके से हम लोग 64 देखते हैं। 64 क्या है, 64 ये बताता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे, वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट होंगे। काउंसिल ऑफ स्टेट किसे कहते हैं, राज्यसभा को। उसी तरीके से एक और है आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 रिलेटेड है पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये आर्टिकल 72 हम लोग याद रखेंगे, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, अब इसके अलावा बात आई हमारी आर्टिकल 76 की। तो ये अभी हम लोगों ने किया था एक क्वेश्चन के थ्रू, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। उसी तरीके से आर्टिकल 108 या हम लोग याद रखेंगे, आर्टिकल 108 रिलेटेड है जॉइंट सीटिंग से। ये आर्टिकल्स जैसे रैंडम, मतलब रैंडम हम लोग जब वो करेंगे ना, जैसे पढ़ते रहेंगे रैंडम तरीके से कि भाई आर्टिकल 110 क्या है, आर्टिकल 108 क्या है, तो हम लोगों को चीज़ें ये समझ में आती रहेंगी और याद भी होती रहेंगी। तो ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया, इसके हिसाब से हम लोग ऑप्शन मैच करा लेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मैच कराना है। इसमें भी आर्टिकल लिस्ट है, आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सब्जेक्ट। ठीक है, आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 मतलब किससे रिलेटेड देखा था, सुप्रीम कोर्ट से। तो ये यूनियन जुडिशियरी से। ठीक है, आर्टिकल 5 to 11 कौन सा था, आर्टिकल 5 to 11 सिटीजनशिप से था, तो सिटीजनशिप से हुआ। आर्टिकल 352 इमरजेंसी प्रोविजंस, 352 में कौन सा था भाई, नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। फिर ठीक है, D245 आर्टिकल 245 क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। तो इस तरीके से भाई, तो ये तो ए का 1 हुआ, बी का 2 हुआ, सी का 3 हुआ, डी का 4 हुआ। तो इसका आंसर हमारा हुआ ए। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। देखिए अब कई इसी के 4 क्वेश्चन बना दिए थे, अब इसी क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया। तो ये चीज़ हम लोग रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन करेंगे, नंबर ऑफ मैक्सिमम जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे ना, तो वो रैंडमली, तो आर्टिकल ऐसे ही याद होंगे, वो एक बार बैठ के नहीं होंगे। तो हम लोग देख लेते हैं फिर से कुछ आर्टिकल जो कि इंपॉर्टेंट है। तो 110 किससे रिलेटेड था, मनी बिल से। मनी बिल डिफाइन करता है। 109 क्या था, प्रोसीजर रिलेटेड टू मनी बिल, कि कैसे मनी बिल पास होगा, किस तरीके से पास होगा, प्रोसीजर रिलेटेड टू मनी बिल। 112 क्या होगा, 112 होगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको कहते हैं, बजट को। ठीक है, उसी तरीके से हमारा होगा 117 से पूछा था, 117 क्या है, फाइनेंशियल बिल से रिलेटेड, फाइनेंशियल बिल से रिलेटेड है। ठीक है, ये आर्टिकल फिर से हम लोगों ने और आर्टिकल 123 हम लोगों ने डिस्कस किया था, आर्टिकल 213 डिस्कस थे। 123 किससे हुआ, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये 213 कौन सा था, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों ने एक बार फिर से देख ली। तो इसी तरीके से हम लोग वो करते हुए चलेंगे, ऑप्शंस देखते हुए चलेंगे और
याद करते हुए भी चलेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट से सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हमें सेलेक्ट करना है। अब लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट आर्टिकल 14 किससे रिलेटेड बाय राइट टू इक्वलिटी, ये सबको पता है। आर्टिकल 14 किससे फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, ठीक है। आर्टिकल 36 हुआ, आर्टिकल 36 हुआ हमारा किससे रिलेटेड, ये भी हमारा रिलेटेड डीपीएसपी से, क्योंकि डीपीएसपी हमारा कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 तक, ये हमारा डीपीएसपी से रिलेटेड है। और भाई फंडामेंटल राइट हमारा आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 35 तक है। ये चीज़ हम लोग पढ़ा था ना डीपीएसपी। तो आर्टिकल 36 किससे रिलेटेड बाई डीपीएसपी से। आर्टिकल 74 हुआ, आर्टिकल 74 हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आर्टिकल 74 हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि क्या कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा वो किस लिए होगा, एड एंड एडवाइस करने के लिए प्रेसिडेंट को होगा। उसी तरीके से हमारा होगा कि 75 अगर पूछे, 75 प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है, ठीक है। 76 अटॉर्नी जनरल है ही। आर्टिकल 80 अगर देखें तो काउंसिल ऑफ स्टेट किस तरीके से कंपोजिशन होगा उसका। और आर्टिकल 368 हमारा अमेंडमेंट की किस तरीके से अमेंडमेंट हमारे किए जाएंगे, वो अमेंडमेंट का जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि किस तरीके से कितने तरीके से अमेंडमेंट किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर भाई क्या होगा हमारा, आर्टिकल 14 हमारा राइट टू इक्वालिटी से है। राइट टू इक्वालिटी किसका पार्ट था, फंडामेंटल राइट का। तो ए का 3 हुआ, बी का 4 हुआ, सी का हुआ हमारा 2 और डी का हुआ हमारा 1। तो 3 4 2 1 हमारा आंसर होगा। तो 3 4 2 1 इसके हिसाब से हमारा डी आंसर हुआ। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे हम लोग और देखते हैं, जैसे कभी कभार कन्फ्यूज़ करने के लिए एक चीज़ और आती है कि जैसे राइट टू इक्वालिटी का पता है ये आर्टिकल हमारा कौन से कहाँ पे 14 टू 18 है। तो भाई कल को ये भी पूछ सकता है यहाँ पे, जैसे आर्टिकल 14 था, आर्टिकल 14 हमारे यहाँ पे था, तो ये आर्टिकल 15 भी, ये आर्टिकल 15 भी करके पूछ सकता है। आर्टिकल 15, 16, 17 और 18 ये जितने आर्टिकल हैं ये राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड है। भाई आर्टिकल 14 तो इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है, लेकिन राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। उसी के साथ ही और देख लेते हैं, इसके बाद राइट टू इक्वालिटी के बाद राइट टू फ्रीडम आता है। राइट टू फ्रीडम, तो राइट टू फ्रीडम में जैसे इसके लिए पूछा उसी तरीके से पूछ सकता है कौन कौन से, तो 19 से 22 तक है। उसी तरीके से राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, ये आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 है। और आर्टिकल 23 और 24 भी पूछता रहता है। आर्टिकल 23 रिलेटेड है फोर्स्ड लेबर से, और आर्टिकल 24 कौन से रिलेटेड है, चाइल्ड लेबर। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे कि राइट टू इक्वलिटी 14 टू 18, राइट टू फ्रीडम 19 टू 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 24। फिर उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये हमारा है आर्टिकल 25 से 28 तक है। उसी तरीके से हमारा आता है कल्चरल और एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट हमारा आता है आर्टिकल 29 और 30 में, आर्टिकल 29 30 में। फिर उसके बाद आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये हमारा आर्टिकल 32 में है, ठीक है। कभी कभार ये भी क्वेश्चन आता है कि किसको हार्ट एंड सोल कहा है हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने, तो ये होगा आर्टिकल 32, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, मतलब बी आर अम्बेडकर ने। ये भी कई बार कोई क्वेश्चन पूछा गया है, ये आर्टिकल 32 हुआ। कल्चरल और एजुकेशनल राइट में भाई कौन कौन से हैं कि आर्टिकल 29 में जो माइनॉरिटीज़ के लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को बचाने की बात कही गई है। आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज़ को मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है इस्टेब्लिश और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों करने की बात की गई है। उसी तरीके से तो हम लोग देखेंगे राइट टू इक्वलिटी की जब भी बात है तो वो 14 टू 18 है। भाई 14, 15, 16, 17, 18 ये जो जितने भी आर्टिकल हैं ये इक्वालिटी का वो देते हैं, लेकिन ये अलग अलग तरीके से। उसी तरह राइट टू फ्रीडम 19 टू 22 है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23, 24। 23 किससे रिलेटेड है, फोर्स्ड लेबर से। 24 है चाइल्ड लेबर से। फिर उसके बाद 25, 26, 27, 28 आता है आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। फिर कल्चरल और एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29, 30 है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 है। ये चीज़ें हम लोग ने देखनी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या है मैच करना है। टू एडमिट अ न्यू स्टेट बाई लॉ, ये है आर्टिकल 2।
राइट टू इक्वलिटी, देखिए राइट टू इक्वलिटी की फिर से बात है तो आर्टिकल 14, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये हमारा आर्टिकल 22, द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू असेंट द बिल, ये हमारा आर्टिकल 111 में आता है। अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड ये चीज़, हम लोग ऑप्शन उसी तरीके से वो कर लेंगे, जैसे इसका 2 हुआ राइट टू इक्वलिटी भाई, 1 हुआ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन हमारा, 4 हुआ पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू असेंट द बिल हुआ हमारा 3, तो 2 1 4 3 हमारा आंसर होगा। तो उस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, बी। अच्छा, इसके साथ ही हम लोग देख लेते हैं कुछ और चीज़ें कि जैसे अब आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 का राइट टू इक्वलिटी से पूछा, तो भाई कल को ये भी पूछ सकता है राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 15 भी है, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 16 भी है, राइट टू इक्वलिटी 17 और 18। 17 में पूछता है कि 17 किससे रिलेटेड है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से है। 17 हमारा क्या है, आता है राइट टू इक्वलिटी, तो फिर से एक बार हम लोग देखते हैं कि ये आता है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी को किसके अंदर है, आर्टिकल 14 टू 18, 14 टू 18 में। तो 14 हमारा क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। फिर उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 16 जिसमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी की बात करता है। 17 है हमारा एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। फिर आर्टिकल 18 है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, जिसके थ्रू मतलब ये सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं 14 टू 18 तक जिसके थ्रू इक्वलिटी इस्टेब्लिश की जा रही है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वो आर्टिकल जैसे आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22। तो आर्टिकल 20 हमारा किस में, आर्टिकल 20 और 22 मतलब 19 से 22 तक, तो पहले ही हम लोग देखेंगे कि 19 से 22 तक हमारा है राइट टू फ्रीडम। ये पूछता है भाई साहब बहुत क्वेश्चन कि राइट टू फ्रीडम हुआ कि कौन से आर्टिकल्स, कितने से कितने आर्टिकल तक है, राइट टू फ्रीडम कौन सा है, मतलब और आर्टिकल्स की वो लिस्ट दे देगा 2-4, और उसमें पूछेगा कि इसमें से राइट टू इक्वलिटी में कौन कौन फॉलो करते हैं, फिर उसी तरह पूछ देगा राइट टू फ्रीडम में कौन कौन फॉलो करते हैं। तो आर्टिकल 20 में और आर्टिकल 21 में हम लोग को देखते हैं कि आर्टिकल 21 कब देता है, ये प्रोटेक्शन देता है जब कोई भी जो इंडिविजुअल है इन केस ऑफ कन्विक्शन, मतलब वो कन्विक्ट कर दिया जाए, तो उस टाइम कौन कौन से राइट होते हैं इंडिविजुअल किसी के पास, तो वो कन्विक्शन इन केस ऑफ कन्विक्शन में होता है। और आर्टिकल 22 में होता है, आर्टिकल 22 में हमारा जहाँ पे अरेस्ट ऑफ डिटेंशन को प्रोटेक्शन देने के लिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस। तो ठीक है, ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल 20 या किस चीज़ है, जब कन्विक्शन के केस में प्रोटेक्शन के लिए, आर्टिकल 22 में प्रोटेक्शन अरेस्ट और डिटेंशन से, जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन और ये सब चीज़ों से बचने के लिए, मतलब आर्टिकल 22 का था। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था ना, यहाँ पे जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, तो ये आर्टिकल 22 में हुआ। अब प्रोटेक्शन अगेंस्ट मतलब इन केस ऑफ कन्विक्शन अगर वो पूछता तो आर्टिकल 20 होता। इसी तरीके से पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू असेंट द बिल, असेंट का मतलब क्या होता है, असेंट बिल देने के बाद वो कोई भी बिल एक्ट हो जाती है, वो फाइनल अप्रूवल होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट जानते हैं प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट के पार्ट हैं, तो पार्लियामेंट से बिल पास होने के बाद प्रेसिडेंट का असेंट उसे चाहिए, तो असेंट पाने के बाद वो क्या करती है कि बिल एक्ट बन जाती है। उसी तरीके से हम लोग ये देखेंगे, जैसे ये हम लोगों ने तो देख लिया कि असेंट पावर इनकी है प्रेसिडेंट की, उसी तरीके से असेंट पावर होती है गवर्नर की, तो वो होती है आर्टिकल 200 में। आर्टिकल 200 हम लोग रखेंगे, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, असेंट टू बिल बाय गवर्नर, तो ये गवर्नर की जो असेंट पावर होती है वो उससे रिलेटेड है। अब आगे हम लोग देखते हैं आर्टिकल 213 हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया था कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर है। आर्टिकल 22(6) भी हम लोगों ने शुरू में डिस्कस किया था, ये किससे रिलेटेड था कि पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स और क्या रिट्स होती हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिट्स में क्या डिफरेंस होता है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ें हम लोगों ने नोट कर ली भाई। राइट टू इक्वलिटी 14 टू 18 तक है, राइट टू फ्रीडम 19 टू 22। अब 20 आर्टिकल 20 क्या कहता है, आर्टिकल 22 क्या कहता है, आर्टिकल 200 क्या है, गवर्नर की एसेंट पावर है, और प्रेसिडेंट की कौन सी थी, प्रेसिडेंट की 111 है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और, जैसे आर्टिकल 2 की बात की गई, तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में हम एक बेसिक डिफरेंस बताते हैं, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 2 रिलेटेड है इस्टेब्लिशमेंट
इस्टेब्लिशमेंट और एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। ये न्यू स्टेट्स कौन से होंगे? जो कि यूनियन ऑफ इंडिया के पार्ट थे ही नहीं। मतलब जैसे आर्टिकल 1 क्या कहता है, वो डिफाइन करता है कि यूनियन ऑफ इंडिया के पार्ट कौन कौन से हैं, कौन कौन सी स्टेट, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी, उनके नेम बताता है, उनकी टेरिटोरियल एक्सटेंट बताता है। ये आर्टिकल 1 हुआ। आर्टिकल 2 क्या कहता है? ये प्रोविज़न बताता है कि अगर कोई नए स्टेट हमारे उसमें इंक्लूड करना है या एडमिशन करना है या उनका इस्टेब्लिशमेंट करना, तो ये किसके थ्रू हुआ? आर्टिकल 2 के थ्रू हुआ। उसी तरीके से आर्टिकल 3 क्या है? आर्टिकल 3 से ये प्रोविज़न की जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, जो यूनियन ऑफ इंडिया के पहले से पार्ट हैं, उनमें अगर कोई चेंज करना है, या तो नेम में, या तो उसको डिवाइड करना है, या तो मतलब डिवाइड का मतलब बाइफरकेट करना है, या तो उसको बाउंड्री बढ़ानी घटानी है, या तो उसकी साइज़ कम ज़्यादा करनी है, नेम चेंज करना है, तो ये हमारा होता है आर्टिकल 3 में। कोई भी अगर वो एडजस्टमेंट करना होता है एग्जिस्टिंग स्टेट में, तो वो आर्टिकल 3 के अंदर। जैसे मान लीजिए कि अगर कल को उत्तर प्रदेश को, यूपी को अगर 4 स्टेट्स में बांट दें, तो ये एग्जिस्टिंग, यूपी तो एग्जिस्टिंग पार्ट है ना इसका, यूनियन ऑफ इंडिया का। इसको 4 पार्ट में हम लोग बांटेंगे, तो ये कौन से अंदर आएगा? ये आर्टिकल 3 के अंदर आएगा। अब मान लीजिए कोई, हम लोग नेपाल का कोई भाग लेते हैं अपने उसमें, और उसको नए स्टेट की तरह हम लोग अपने यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल करते हैं, तो वो आर्टिकल 2 के थ्रू होगा। और एग्जिस्टिंग स्टेट्स में जो होगा वो आर्टिकल 3 के। तो उसी में हम लोग क्या करते हैं? आर्टिकल 1 किससे रिलेटेड है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। ठीक है, ये चीज़ हम लोग आर्टिकल 1 to 3 भी देख लिया। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैच लिस्ट करना है। इसमें क्या है? आर्टिकल है और कंटेंट दिया हुआ है कि उसमें क्या है। तो आर्टिकल 54 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 54 हमारा प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड देखेंगे ना, ऑप्शन आर्टिकल ए का हमारा 1 हुआ। आर्टिकल 75 हमारा अभी मैंने बताया था पीएम से रिलेटेड है, तो पीएम देखते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये इसका ऑप्शन हुआ। आर्टिकल 154, आर्टिकल 155 में हम लोग देखते हैं कि ये कौन सा है? ये गवर्नर से रिलेटेड है, गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ये गवर्नर हुआ। आर्टिकल 164 ये हुआ हमारा सीएम से रिलेटेड हुआ। और उसी तरीके से कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहा है, ये हमारा आर्टिकल 170 में होता है। और अगर बात करें कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करता है, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये हमारा आता है आर्टिकल 169 में, कि किस तरीके से हमारा वो होगा, क्रिएशन होगा या एवोल्यूशन होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्टेट्स में, लेजिस्लेटिव काउंसिल का एवोल्यूशन और क्रिएशन ऑफ काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे क्या आर्टिकल, ये 1 कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात करें तो आर्टिकल 170 है। एवोल्यूशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट की बात करें तो आर्टिकल 169। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, आर्टिकल 164। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर कौन सा है? जैसा कि हम लोगों ने देखा था, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर हमारा आर्टिकल 155 हुआ। और उसके बाद आर्टिकल 75 क्या हुआ? अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट किससे था? आर्टिकल 54 से रिलेटेड है। ये चीज़ हम लोगों ने देख ली। अब बढ़ते हैं हमारे, तो उसी हिसाब से हम लोग ये कंफर्म कर लेंगे कि ABCD, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑप्शन थे, तो ABCD का हम लोग वो देख लेंगे कि क्या कोड है, और वो हम लोग मैच कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कि मैच कराना है करेक्ट आंसर का। तो लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड में देखते हैं। आर्टिकल 76 किससे रिलेटेड था? अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल 148 ये कैग से रिलेटेड है, 148 से लेके 151 तक ये कैग से रिलेटेड है। आर्टिकल 75 ये अपॉइंटमेंट ऑफ यूनियन मिनिस्टर से, 74 हुआ, 75 हुआ, 75 क्लॉज 1 हुआ, ये सब। जैसे 74 किससे रिलेटेड था? 74 हमारा रिलेटेड था कि वहाँ पे हमको एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहिए जो कि लीड एंड एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को। 75 में क्या है? कि प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट और कैबिनेट का अपॉइंटमेंट। 75 में कि अपॉइंटमेंट यूनियन मिनिस्टर। इसी तरीके से आर्टिकल 131, तो ये आर्टिकल 131 रिलेटेड है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। ये आर्टिकल 76 अटॉर्नी, देखिए ये तीसरी से चौथी बार क्वेश्चन पूछ तक है आर्टिकल 376 है। फिर इसी तरीके से आर्टिकल कैग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आते रहते हैं क्वेश्चन, जो कि 148 से 51 तक चलता है।
आर्टिकल 75 हुआ हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ यूनियन मिनिस्टर। आर्टिकल 131 हमारा कौन था, ये जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब जब सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते रहते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से वो क्वेश्चन हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से जैसे एक आधा आर्टिकल 129 है, ये सुप्रीम कोर्ट को एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कि ये डिक्लेयर करता है कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है कि इनकी जो भी जजमेंट होती हैं वो एक प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे, ताकि उनका मतलब हवाला दिया जा सकता है कि ऐसे इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के ये कहा गया था, इसलिए ये चीज़ आज भी ये लागू होगी। उसी के साथ साथ ये भी है कि जो भी इनमें जो भी सुनवाई होती है, जो भी डिसीजन होते हैं, इसे एविडेंस की तरह या इस तरीके से हम लोग एक वैल्यू की तरह यूज़ कर सकते हैं कि इस तरह की जजमेंट ने यहाँ पे इस केस में ऐसा बोला था, तो हमारे केस में भी अगर ऐसा चीज़ होता है तो ये लागू होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से आर्टिकल 131 है। आर्टिकल 131 क्या करता है, ये जुरिस्डिक्शन बताता है सुप्रीम कोर्ट की, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ये जब हम सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर देखेंगे तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, डिफरेंट टाइप के जुरिस्डिक्शन जो होती हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो हम लोग देखेंगे। एक अभी क्वेश्चन जो कि हाल ही में यूपीएससी ने पूछा था और उसके आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है, जिसमें है आर्टिकल 142। तो आर्टिकल 142 उसमें क्या है, इसको यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट क्या करती है अपने ऑर्डर के थ्रू टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस थ्रू ऑर्डर्स। ठीक है, और ये किस केस में हो सकता है, किसी पेंडिंग केस में बस हो सकता है, किसी पेंडिंग केस में बस हो सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की कंप्लीट जस्टिस करने की पावर आर्टिकल 142 में 42 के थ्रू होती है। इसी तरीके से आर्टिकल 136 स्पेशल लीव पिटीशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग देख लिए। आर्टिकल 129, 130, 136 हुआ। ठीक है, और 142 देख लिया। और आगे देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आया हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द डीपीएसपी डील्स विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब जैसे वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 51 है। और वहाँ पे हम लोगों ने ये भी चीज़ डिस्कस की थी कि उसके साथ साथ कि आर्टिकल 50 कौन है। आर्टिकल 50 है डिवीजन ऑफ सेपरेशन किसकी बात करता है। आर्टिकल 50 एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी की बात करता है, उनके सेपरेशन की बात करता है। इसके साथ साथ ही हम लोग और आर्टिकल्स देखते हैं, जैसे कि इसमें अगर आ गया 48A, तो 48A रिलेट हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। इसमें क्या है, 48A में क्या है कि जो प्रोटेक्शन की बात करता है, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफगार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, ये आर्टिकल 48A के थ्रू हुआ था। और 48 ये डीपीएसपी, ये सारे डीपीएसपी के पार्ट हैं। डीपीएसपी हमेशा याद रखिए 36 से 51 पे। तो ये 48A हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। उसी तरीके से हमारा 43 हुआ, 43A भी हुआ। तो ये इसको भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में जोड़ा गया था, वो हम लोग देखते हैं। तो 43A बात करता है, 43A भी हमारा है कि 48A और 43A। इसके साथ से देखिए हमारे 4 आर्टिकल्स जो हुए थे, 4 डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल डीपीएसपी थे, 4 वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जुड़े गए। कौन कौन से, आर्टिकल 39A, 43A और 48A। 39 में क्या है, 39 आर्टिकल 39। तो हमारे ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि भाई साहब पहले क्या है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 4 डीपीएसपी हमारे ओरिजिनल लिस्ट में जोड़े गए। कौन कौन से, 39A, 43A, 48A। 39 किससे रिलेटेड था, 39 से रिलेटेड हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। दूसरा कौन सा है, 39A है हमारा रिलेटेड फ्री लीगल एड से। फ्री लीगल एड, ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर ही चुके हैं, फ्री लीगल एड टू द पुअर। उसी तरीके से 43 है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट। 48 है हमारा, वही हम लोगों ने देखा था इसी क्वेश्चन में कि ये टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ।
ये है हमारा 48। और भी हमारे अमेंडमेंट हुए थे जिसके थ्रू हमारा डीपीएसपी में वो जोड़ा गया था, जैसे कि अगर 44th कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो क्वेश्चन जैसे अमेंडमेंट के थ्रू जो भी प्रोविज़न जोड़े गए ना, चाहे वो पीएमएल में हो, चाहे डीपीएसपी में हो, चाहे फंडामेंटल राइट में, ये हमारे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे 43 ए पूछा है, यहाँ पे 48 ए पूछा है, तो हम लोग याद रखेंगे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कौन कौन से 4 डीपीएसपी ऐड किए गए थे, 39 43 ए 48 ए। 39 कैसे था, एल्डरली डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। 39 है फ्री लीगल एड टू द पुअर। 43 है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट। 48 ए थे हमारा इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ को सेफ गार्ड और प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अच्छा, ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे हमारा 44th अमेंडमेंट भी हुआ था जिसमें डीपीएसपी जोड़ा गया था। हालांकि हम लोग ये डीपीएसपी वाला जब चैप्टर करेंगे तो अच्छे से करेंगे। अभी इसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि ये इसने क्या किया था कि एक डीपीएसपी ऐड किया था जिसमें इनइक्वालिटी मिनिमाइज़ करने की बात की गई थी। इनइक्वालिटी मिनिमाइज़ करने की बात की गई थी, और वो भी कहाँ, इनकम स्टेटस और अपॉर्चुनिटी में। ठीक है, उसके बाद हमारा 97 कॉन्स्टिट्यूशन 86 में हुआ। 86 में हमारा आर्टिकल 45 के सब्जेक्ट मैटर में, मतलब वो उसने आर्टिकल 45 का जो सब्जेक्ट मैटर था उसे चेंज कर दिया। उसी तरीके 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो कोऑपरेटिव से रिलेटेड है, उसने आर्टिकल 43B जो है वो हमारे डीपीएसपी में जोड़ दिया। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, इनइक्वालिटी मिनिमाइज़ करने के लिए इनकम में। 40 जो कि कौन सा ये आर्टिकल ऐड करता है, आर्टिकल 38 है। तो इसमें 44th के अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 38। फिर उसके बाद हुआ हमारा 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसने सब्जेक्ट मैटर चेंज कर दिया आर्टिकल 45 का। फिर उसके बाद 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है वो कोऑपरेटिव से रिलेटेड है, जिसने इंट्रोड्यूस किया आर्टिकल 43B। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सब्जेक्ट दिया, रिलेटेड आर्टिकल दिया हुआ है। तो अब सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, अब तक तो रट जाना चाहिए। आर्टिकल 50। आर्टिकल 51 कौन सा था, पीस एंड सिक्योरिटी। प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो ये किससे रिलेटेड है, चलिए अगर अब अभी नहीं आता तो अभी हम आगे देखते हैं, उससे अभी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव से रिलेटेड क्या है अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया, आर्टिकल 43 है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40। ठीक है, ये चीज़ हमारा। और क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नॉट करेक्टली मैच्ड। तो नॉट करेक्टली मैच्ड हमारा हुआ, तो ये तो हमारे 3 ऑप्शन तो हमारे सही हैं, सी हमारा सही है, डी हमारा सही है और ए हमारा सही है। तो अब बचता है हमारा ये ऑप्शन बी हमारा ये गलत है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये 46 है क्या, आर्टिकल 46 है क्या, और ये जो प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स हैं ये क्या है। तो भाई यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल 46 रिलेटेड है हमारा कि वीकर सेक्शन के, जैसे टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द सोशल इंजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, और उसके साथ ही साथ अदर वीकर सेक्शन की बात है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया हमारा, सॉरी ये 46 हमारा जो हुआ आर्टिकल, ये 46 हमारा आर्टिकल जो है ये सही है। तो प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ये हमारा सही आंसर। यहाँ पे गलत क्या है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गई थी, क्योंकि ये जो आर्टिकल 43 जो प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये आर्टिकल 43B है, ये आर्टिकल 43B। मैं माफ़ी चाहूँगा गलती के लिए, यहाँ पे आर्टिकल 43B है जो प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करती है। ये किस अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी आर्टिकल 43B। और जो ये 43 है ना आर्टिकल, ये 43 आर्टिकल जो 43A है ये बात करता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ये बात करता है। और ये 43A जोड़ा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि 1976 में हुआ था। ठीक है, ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। यहाँ पे अब कंफ्यूज नहीं होना है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रमोशन के लिए आर्टिकल 43B लाया गया था, जो कि 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था। और जो आर्टिकल 43A है वो
पार्टिसिपेशन, वर्कर के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन के लिए किया गया था। ठीक है, ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑन द फॉलोइंग आर्टिकल वाज इंसर्टेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू प्रोवाइड फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखी, ये चीज़ अभी हम लोगों ने डिस्कस। ये कौन सा आर्टिकल है भाई साहब? आर्टिकल 43 है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए थे आप लोग को याद है? वो जोड़े गए थे आर्टिकल 39A, 39A, 43A और 48A। 39 किससे रिलेटेड था? हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन से। आर्टिकल 39A किससे रिलेटेड है? फ्री लीगल एड टू द पुअर से। आर्टिकल 43A किससे रिलेटेड है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट से। और 48A कौन से रिलेटेड है? इन्वायरमेंट की और वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन की बात करता है। अब इसमें ये देख लेते हैं हम लोग कि ये जो बाकी बचे हुए आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 कौन सा है? ये है तुम्हारा अर्ली चाइल्डहुड केयर से, अर्ली चाइल्डहुड केयर और अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन फॉर ऑल, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल से है। इसी तरह आर्टिकल 39 है फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड। आर्टिकल 38 हमारा कौन सा था? आर्टिकल 38 आप लोग याद करेंगे तो कौन सा था? ये मिनिमाइज इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करने के लिए ये कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया था? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, जो कि किस चीज़ की बात करता है कि जो मतलब टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी इन द इनकम स्टेटस फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ में, उस इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करने की बात करता है। वो किस अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था? आर्टिकल 44। तो 38 आर्टिकल 38 जोड़ा गया था आर्टिकल 44, जो कि इनइक्वालिटी मिनिमाइज करने की बात करता है। ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये तो रही कुछ बात जो कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो थे। इसके अलावा हमारे बहुत से आर्टिकल हैं जिन्हें मतलब कई क्वेश्चन करके, क्योंकि इसमें आर्टिकल का कोई स्पेसिफिक वो नहीं है कि इन्हीं से आएगा, लेकिन ये सब आर्टिकल जो थे कि बार लगातार क्वेश्चन आते रहे। जैसे एक क्वेश्चन था आर्टिकल 368 से, ये किससे? अमेंडमेंट से रिलेटेड है। उसी तरीके से 370 रिलेटेड आर्टिकल आप लोगों ने देख लिए। अब जैसे 352 का देखा था, 352 किससे रिलेटेड था? नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड था, जिसको प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी भी कहते हैं। उसके अलावा आपका था 356, 356 किससे रिलेटेड है आपका? कि प्रेसिडेंट रूल से। प्रेसिडेंट रूल ये कब लगता है? जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर के केस में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसको यही लिखा गया कि ये किसे 356 से रिलेटेड प्रेसिडेंट रूल, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की स्टेट में फेलियर होने की वजह से ये इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसके साथ साथ आर्टिकल 360 कैसे रिलेटेड है? फाइनेंशियल इमरजेंसी से, फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है। ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। उसी तरीके से आर्टिकल 280 हुआ, आर्टिकल 280 हुआ फाइनेंस कमीशन से, फाइनेंस कमीशन से हुआ। फिर उसके बाद 239 ये पूछ सकता है, क्योंकि सेंटर और दिल्ली गवर्नमेंट में हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो ये है स्पेशल प्रोविज़न विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली, ये है आपका 239A। 280 आपने कर लिया, फाइनेंस कमीशन हुआ। 300A कौन सा है? राइट टू प्रॉपर्टी, इसके तरीके से याद रखेंगे। 323A ट्राइब्यूनल, कौन से ट्राइब्यूनल? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। 324 कौन सा है? हाँ, इलेक्शन कमीशन, 324 इलेक्शन कमीशन। उसी तरीके से हमारा है 263 हुआ। 263 से किससे रिलेटेड है? इंटर स्टेट काउंसिल से। इस सब से क्वेश्चन आ चुके हैं और इन सब को हम लोग को ध्यान रखना है। 262 से इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड है। ठीक है। 200 आर्टिकल 200 कौन सा है? गवर्नर के उससे रिलेटेड है। आर्टिकल 169 ये भी आ सकता है कि एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स, इससे रिलेटेड हम लोग प्रोविजन देखेंगे। अभी आर्टिकल पे हम लोग ध्यान देते हैं। उसी तरीके से पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर कौन सा है? आर्टिकल 161। लेकिन वहीं पे अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट कौन सा था? आप लोगों को ध्यान हो तो वो था आर्टिकल 72। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट वो आर्टिकल 72 है। पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर वो अंडर 161 है। फिर उसके बाद जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट की वो आर्टिकल 123 है। गवर्नर की 213 है। एसेंट के लिए कौन सा है? आर्टिकल 111 इसका है आपका
आर्टिकल 200 जो है एसेंट बाई गवर्नर है, ठीक है। ये चीज़ें हम कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि हमेशा ध्यान रखेंगे और रिवाइज करते रहेंगे कि आर्टिकल्स का। तो ये आर्टिकल्स ऐसे नहीं याद होंगे, बार बार कई टाइप के क्वेश्चन करने से, बार बार वो चीज़ों करने से ही होंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग क्लासेस लेके आते रहेंगे और देखते रहेंगे कौन से, मतलब अब नेक्स्ट में हम लोग कोई टॉपिक लेके आएंगे तो उसको एमसीक्यू के थ्रू ही रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग ध्यान रखिए और ख्याल रखिए और रिवाइज करते रहिए।